आज की वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न को डिस्कस करेंगे जो कि ट्रायंगल है और फिर उसके अंदर फर्दर 3 कैटेगरीज हैं जो कि असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल और सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। अब ये फॉर्म क्यों होते हैं, किस तरह होते हैं और आप इन्हें किस तरह ट्रेड कर सकते हैं, जानेंगे सब कुछ आज की वीडियो में। विदाउट एनी फर्दर ड्यू जाते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं इन पैटर्न्स को। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये फॉर्म किस तरह होते हैं। अगर मैं असेंडिंग ट्रायंगल की बात करूं तो उसकी फॉर्मेशन कुछ इस तरह से है। अगर मैं डिसेंडिंग ट्रायंगल की बात करूं तो उसकी फॉर्मेशन इस तरह से है। अब इनकी फॉर्मेशन इस तरह से क्यों है उसको मैं अभी आपके साथ डिटेल में डिस्कस करता हूं। और लास्टली सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो कि कुछ इस तरह से फॉर्म होता है। सबसे पहले हम असेंडिंग ट्रायंगल के केस में देखते हैं कि प्राइस आखिर रिएक्ट किस तरह करती है। यहाँ पे प्राइस एक रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट करती है जाके, और उसको टेस्ट करने के बाद वहाँ से उसको रिजेक्शन मिलता है। रिजेक्शन मिलने के बाद प्राइस नीचे आती है और एक हायर लो लगाती है। अगर तो आपको मार्केट स्ट्रक्चर का नहीं पता कि हायर हाई, हायर लो, लोअर लो, लोअर हाई क्या होते हैं, तो आप सबसे पहले मेरे RSI मास्टर क्लास की वीडियो देखें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि आपको मार्केट स्ट्रक्चर का पता चल सके। हायर लो फॉर्म करने के बाद प्राइस उसी रेजिस्टेंस एरिया को दोबारा टेस्ट करती है जाके, और उसको फिर वहाँ से रिजेक्शन देखने को मिलता है। वहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस एक और हायर लो फॉर्म करती है, और इस तरह प्राइस दोबारा इसको टेस्ट करती है, दोबारा एक और हायर लो फॉर्म करती है और इवेंचुअली इसको ब्रेक कर देती है। अब एंट्री इस पैटर्न की 2 तरीकों से ली जा सकती है, एक तो डायरेक्ट ब्रेकआउट पे और एक रीटेस्ट पे। अब जो रीटेस्ट वाली एंट्री है वो सेफर है एज कम्पेयर टू अगर आप डायरेक्ट ब्रेकआउट पे एंट्री लें, क्योंकि वो फेक आउट भी हो सकता है। एक चीज़ जो कि आपको पता होनी चाहिए कि आपको चार्ट पैटर्न्स हर टाइम फ्रेम पे प्ले आउट होते हुए मिलेंगे, चाहे वो 15 मिनट हो, 30 मिनट हो, 4 आवर हो। लेकिन टाइम फ्रेम जितना बढ़ता जाएगा चार्ट पैटर्न्स उतने ही स्ट्रॉन्ग फॉर्म होंगे, लेकिन उनको प्ले आउट होने में फिर टाइम भी उतना ही लगेगा। असेंडिंग ट्रायंगल के केस में आप देखें तो प्राइस ने अपना अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू रखा और यहाँ से उसको रिजेक्शन मिली। उसके बाद प्राइस ने एक हायर लो फॉर्म किया और उसके बाद फिर उसी रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट किया जाके, और वहाँ से फिर रिजेक्शन मिली। फिर एक और हायर लो फॉर्म किया, इसी तरह दोबारा वहाँ से एक रिजेक्शन मिली, एक और हायर लो फॉर्म किया और इवेंचुअली इसको ब्रेक कर दिया इस पॉइंट पे। अब जब प्राइस ने इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर दिया तो ये रेजिस्टेंस एज अ सपोर्ट काम करेगा। अगर तो आपको नहीं पता कि रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल्स क्या होते हैं, किस तरह बिहेव करते हैं, तो आप मेरी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वीडियो पहले देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पे आप देखिए तो जो लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, ब्रेकआउट हो जाने के बाद वो एज अ सपोर्ट काम करेगा और प्राइस वहाँ से रिटेस्ट करके बाउंस हो जाएगी। अगर मैं एंट्री की बात करूँ तो वो इस पर्टिकुलर जगह में बनती थी जो कि एक बाइंग रेंज है। अब काफ़ी जो ट्रेडर्स हैं जो इनिशियली ट्रेडिंग में आते हैं उनको ये इशू आता है कि वो समझते हैं कोई स्पेसिफिक प्राइस लेवल है, बिल्कुल एक एग्जैक्ट पॉइंट है जहाँ से प्राइस बाउंस करेगी, जबकि ऐसा नहीं है। ये एक प्रॉपर एरिया होता है, एक रेंज होती है जहाँ से प्राइस बाउंस होती है या रिजेक्ट होती है। अब यहाँ पे जब आप एंट्री ले लेते हैं तो आपने अपना रिस्क रिवॉर्ड इस तरह से रखना है कि अगर आपको $1 का लॉस हो तो आपको $2 का प्रॉफिट हो। स्टॉप लॉस को आप प्रीवियस हायर लो के नीचे रख सकते हैं, या अगर आप ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं तो आप उसको ट्रेंड लाइन के नीचे रख सकते हैं कि अगर प्राइस उस रेजिस्टेंस लेवल को जिसको इसने ब्रेक किया है और अब एज अ सपोर्ट कंफर्म कर रही है, सपोर्ट कंफर्म नहीं कर सकती है और दोबारा ब्रेक कर देती है, तो उस ट्रेंड लाइन से दोबारा बाउंस हो सकती है। इसलिए आप एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन पे नहीं रख रहे, बल्कि ट्रेंड लाइन के थोड़ा सा नीचे रख रहे हैं। अगर मैं टीपीस की बात करूं तो आपने ट्रेड हमेशा 1:2 की लेनी है, यानी अगर आपको $1 का लॉस हो रहा है तो $2 का प्रॉफिट हो। लेकिन कुछ सिचुएशंस में आप कॉम्प्रोमाइज़ भी कर सकते हैं जहाँ पे आपको ट्रेडिंग सेटअप बहुत ज़्यादा अच्छा मिल रहा हो, जहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी हो कि ट्रेडिंग सेटअप जो आपने एक्सपेक्ट किया है उसी तरह जाएगा। टीपीज आप रेजिस्टेंस लेवल्स और मार्केट स्ट्रक्चर्स को देखते हुए रखेंगे। अब आपको असेंडिंग ट्रायंगल को ट्रेड करना तो आ गया होगा और इसकी हम एग्जांपल भी चार्ट पे जाके देखते हैं, लेकिन इसकी साइकोलॉजी क्या है तो मैं आपको इसको जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। साइकोलॉजी जिस तरह मैंने अभी डिस्कस किया कि प्राइस रेजिस्टेंस लेवल को बार बार टेस्ट कर रही होती है, तो अगर आपने मेरी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली वीडियो देख ली है तो आपको समझ आ गई होगी कि एक लेवल जो बार बार टेस्ट हो रहा हो वो वीक हो जाता है और प्राइस इवेंचुअली उसको ब्रेक कर देती है। तो इस पर्टिकुलर केस में रेजिस्टेंस लेवल बार बार टेस्ट हो रहा है और रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्शन के बाद प्राइस अपना हायर लो क्रिएट कर रही है, यानी हायर लो फिर जाती है उस रेजिस्टेंस को वीक करती है और एक और हायर लो, यानी प्राइस अपने अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में नहीं है, और साथ ही साथ उस रेजिस्टेंस लेवल को भी वीक किए जा रही है। तो असेंडिंग ट्रायंगल के ये 2 पर्टिकुलर रीजंस हैं जिस वजह से ये एक बुलिश चार्ट पैटर्न है। अब हम देखते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल को कि ये फॉर्म किस तरह होता है और इसकी साइकोलॉजी क्या है।
मार्केट डाउनवर्ड मोमेंटम में होती है और एक सपोर्ट एरिया क्रिएट करती है, और इस सपोर्ट एरिया से मार्केट बाउंस लेती है। बाउंस लेने के बाद एक लोअर हाई फॉर्म करती है, और लोअर हाई फॉर्म करने के बाद फिर उस सपोर्ट एरिया पे आती है, और एक और लोअर हाई, फिर उस सपोर्ट एरिया पे, फिर एक और लोअर हाई, और इवेंचुअली इसको ब्रेक कर देती है। अब इस पैटर्न में एंट्री रीटेस्ट पे ली जाती है, यानी जो एरिया एज ए सपोर्ट काम कर रहा था अब वो एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा, और प्राइस जाएगी, उसको टेस्ट करेगी, और वहाँ से उसको रिजेक्शन देखने को मिलेगा। डिसेंडिंग ट्रायंगल की साइकोलॉजी मैं आपको समझा देता हूँ कि मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है और एक सपोर्ट एरिया को बार बार टेस्ट कर रही होती है। आप देख सकते हैं कि इस एरिया को बार बार टेस्ट कर रही है, और जो एरिया ऑफ सपोर्ट बार बार टेस्ट हो रहा हो वो वीक हो जाता है। सिमिलरली जिस तरह एक रेजिस्टेंस एरिया बार बार टेस्ट होने से वीक हो जाता है, और साथ ही साथ प्राइस लोअर हाई भी फॉर्म कर रही होती है। तो ये दो बेरिश मूव्स हैं जिसकी वजह से प्राइस हमें डाउनवर्ड मोमेंटम में देखने को मिलती है, और इवेंचुअली इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक करने के बाद ये एरिया एज ए रेजिस्टेंस काम करता है, और इसके रीटेस्ट पे यहाँ एंट्री बनती है। और जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं उन्हें पता है कि इसको शॉर्ट सेलिंग कहा जाता है, और इसको मैं रिकमेंड नहीं करता। रिकमेंड ना करने के काफ़ी रीजंस हैं। अगर आप वो रीजंस जानना चाहते हैं, यानी आप स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर्स ट्रेडिंग का डिफरेंस जानना चाहते हैं कि हलाल हराम का कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं अपनी कम्युनिटी के लिए इस पर भी एक वीडियो बना दूँ। अब हम लास्ट पैटर्न को स्टडी करते हैं और उसके बाद चार्ट्स पे जाके इनको अप्लाई करते हैं। लास्ट पैटर्न सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। अब इसमें प्राइस दो ट्रेंड लाइंस के अंदर ट्रेड करती है कुछ इस तरह से, और या तो इसको अपसाइड में ब्रेक कर सकती है प्राइस, या डाउन साइड में ब्रेक कर सकती है। अब डिपेंड करता है कि या तो प्राइस अप ट्रेंड में हो तो हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि अप साइड में ये ब्रेक होगा कुछ इस तरह से, और अगर तो प्राइस डाउन ट्रेंड में है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस इसको ब्रेक करे और उसके बाद अपना डाउनवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू रखे। इन जनरल सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न न्यूट्रल है। अगर आपने मेरी फॉलिंग वेज और बुल फ्लैग वाली वीडियो देखी है तो आप हो सकता है थोड़े कंफ्यूज हो रहे हो कि फॉलिंग वेज और सिमेट्रिकल ट्रायंगल में फ़र्क क्या है। तो फॉलिंग वेज में दो ट्रेंड लाइंस आपस में कन्वर्ज कर रही होती हैं, एक दूसरे की तरफ आ रही होती हैं, जबकि सिमेट्रिकल ट्रायंगल में वही दो ट्रेंड लाइंस एक ट्रायंगल फॉर्म कर रही होती हैं। इसीलिए हमने जो आज तीन पैटर्न स्टडी किए हैं वो है असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल और सिमेट्रिकल ट्रायंगल। सबसे पहले हम असेंडिंग ट्रायंगल की एग्जांपल देखते हैं INJ USD की केस में। यहाँ पे आप देखें तो इस पर्टिकुलर जगह पे ये पैटर्न फॉर्म हुआ था, और मैं आपको इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन भी करता हूँ ताकि आपको समझ आए कि आपने इसको ट्रेड किस तरह करना था। आप देखें तो ये ट्रेंड लाइन एज ए सपोर्ट काम कर रही थी यहाँ से, और इसको मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको समझ आए। अब अगर आप इस पैटर्न को देखें तो सबसे पहले प्राइस ने अपना अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू रखा और रेजिस्टेंस एरिया से रिजेक्ट हुई। उसके बाद प्राइस ने एक हायर लो फॉर्म किया और फिर उसी रेजिस्टेंस लेवल को दोबारा टेस्ट किया जाके, जहाँ से दोबारा उसको रिजेक्शन मिली और एक और हायर लो प्राइस ने फॉर्म किया, और दोबारा प्राइस ने इस लेवल को टेस्ट किया और फ़ौरन से ब्रेक कर दिया। 70% ऑफ द टाइम्स ये पैटर्न रीटेस्ट करने आता है, यानी ये ब्रेकआउट करने के बाद कुछ इस तरह कर सकता था, लेकिन 30% ऑफ द टाइम्स रीटेस्ट किए बगैर ही चला जाता है। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं और आप देख रहे हैं कि प्राइस हैवी वॉल्यूम के साथ रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रही है तो आप कुछ एंट्री वहाँ पे ले सकते हैं, और बाकी अगर रीटेस्ट करने आता है तो दोबारा वहाँ एंट्री ले सकते हैं अपनी बकिया पोर्टफोलियो के साथ जो आपने स्पेसिफिक ट्रेड के लिए रखा है। अब इसकी एंट्री का तरीका आपको समझ आ गया है जो कि यहाँ पे बनती थी, और रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करते हुए आप अगर यहाँ पे देखें तो स्टॉप लॉस आप यहाँ प्रीवियस हायर लो के नीचे नहीं रख सकते क्योंकि वो बहुत बड़ा बन जाता है। तो आप स्टॉप लॉस यहाँ सपोर्ट लेवल के नीचे रखेंगे जो कि पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब सपोर्ट की तरह काम करेगा, और अगर तो प्राइस इसको ब्रेक करके नीचे आ जाती है फिर हम समझ जाएंगे कि स्ट्रक्चर इनवैलिड हो गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मैं पर्सनल मेंटरशिप भी प्रोवाइड करता हूं, और अगर तो आप एक स्ट्रगलिंग ट्रेडर हैं या आप एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए कैलेंडर के लिंक पे जाके मेरे साथ 15 मिनट्स की फ्री कंसल्टेशन क्लास बुक कर सकते हैं, जहां हम देखेंगे कि वेदर पर्सनल मेंटरशिप इज अ राइट फिट फॉर यू और नॉट। अब जाते हैं वीडियो की तरफ। अब हम डिसेंडिंग ट्रायंगल की एक एग्जांपल देखते हैं मैटिक USDT की केस में। यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम में मैटिक USDT का एक फॉर्म हुआ था डिसेंडिंग ट्रायंगल, और किस तरह प्ले आउट हुआ आप खुद देखेंगे अभी इस पर्टिकुलर जगह में। यहाँ आप देखें तो यहाँ से ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस शुरू हुई, और जो सपोर्ट एरिया जो बार बार टेस्ट होने से वीक हो जाता है वो ये सामने है, और इस पर्टिकुलर केस में भी प्राइस रीटेस्ट किए बगैर ही नीचे चली गई, जो कि मैंने आपको बताया 30% ऑफ द टाइम्स होता है। यहाँ पे आप देखें तो प्राइस ने कुछ इस तरह का पैटर्न फॉर्म किया और लोअर हाई फॉर्म की जा रही थी प्राइस, और सेम सपोर्ट लेवल को टेस्ट कर रही थी और इवेंचुअली इसको ब्रेक कर दिया।
इस पैटर्न को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखें तो डाउनवर्ड मोमेंटम इसने स्टार्ट किया अपना, और यहाँ पे सपोर्ट को कंफर्म किया। सपोर्ट से बाउंस मिलने के बाद यहाँ से इसको रिजेक्शन मिली, फिर दोबारा उसी सपोर्ट एरिया पे आई प्राइस, और दोबारा प्राइस ने जाके एक रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट किया जो कि ट्रेंड लाइन है, और फिर थोड़ा सा प्राइस नीचे आई, और नीचे आने के बाद दोबारा प्राइस ने एक लोअर हाई फॉर्म किया, और उसके बाद दोबारा उस सपोर्ट लेवल को टेस्ट किया। यानी उस सपोर्ट लेवल को बार बार प्राइस वीक किए जा रही है, साथ ही साथ लोअर हाई भी फॉर्म कर रही है, और इवेंचुअली यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया इस पर्टिकुलर जगह पे, और डायरेक्ट अपना इसने डाउनवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू रखा रीटेस्ट किए बगैर। अगर तो आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं तो आपने एंट्री किस तरह लेनी थी वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ इस पर्टिकुलर रेंज पे आपने एंट्री लेनी थी रीटेस्ट के बाद, और जो आपका स्टॉप लॉस है वो प्रीवियस जो लोअर हाई है उसके ऊपर होना चाहिए कि प्राइस अगर दोबारा इस लेवल को रिक्लेम कर लेती है जाके तो वहां से उसको रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। और जो आपकी टीपीज हैं वो 1:2 के हिसाब से आप देख लेंगे फिर, और उनको TP1, TP2 और TP3 में डिवाइड करते हुए अपने पोर्टफोलियो को उस हिसाब से मैनेज करेंगे कि 50% आप TP1 पे निकाल सकते हैं, बाकी TP2 और 3 तक आप होल्ड कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ रिस्क मैनेजमेंट में आ रही है तो इसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करता। अगर तो आप रिस्क मैनेजमेंट पे भी एक वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उसका भी बता सकते हैं मुझे। लास्ट पैटर्न है जो कि सिमेट्रिकल ट्राइंगल है, जो अप ट्रेंड में बुलिश होता है, डाउन ट्रेंड में बेरिश होता है, उसको हम देखते हैं। और सबसे पहले उसको हम डाउन ट्रेंड के केस में देखते हैं जो कि गाला में फॉर्म हुआ था। सबसे पहले आप देखें तो प्राइस डाउन ट्रेंड में थी, और डाउन ट्रेंड में होने के बाद सिमेट्रिकल ट्राइंगल फॉर्मेशन दी प्राइस ने यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे आप देख सकते हैं, और डाउन ट्रेंड में होने के बाद प्राइस सिमेट्रिकल ट्राइंगल के अंदर ट्रेड करना शुरू कर देती है और इवेंचुअली इसको ब्रेक कर देती है। अब एक चीज जो कि आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि अगर सिमेट्रिकल ट्राइंगल डाउन ट्रेंड में फॉर्म हो गया तो वो काफी बेरिश है मार्केट्स के लिए, और इसी तरह अगर अप ट्रेंड में फॉर्म हो जाता है तो ये काफी बुलिश होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम सिमेट्रिकल ट्राइंगल ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट नहीं करता और फौरन से पंप या डंप हो जाता है डिपेंडिंग ऑन द केस के डाउन ट्रेंड में या अप ट्रेंड में। अब हम सिमेट्रिकल ट्राइंगल की एक अप ट्रेंड में एग्जांपल देखते हैं BCH के केस में। इस पर्टिकुलर केस में सिमेट्रिकल ट्राइंगल 4 आवर पे फॉर्म हुआ था, और यहाँ पे आपको खुद ही समझ आ गई होगी कि कहाँ फॉर्म हो रहा है। ये आप देख सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त फॉर्मेशन दी थी इसने, और जैसा मैंने आपको अभी बताया है कि ये पैटर्न रीटेस्ट नहीं करता मोस्ट ऑफ द टाइम्स और डायरेक्ट पंप हो जाता है। तो आप देखें यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट होने के बाद आप पंप को देख सकते हैं। आज की वीडियो में हमने 3 पैटर्न स्टडी किए, असेंडिंग ट्राइंगल जो कि बुलिश है, डिसेंडिंग ट्राइंगल जो कि बेरिश है, और सिमेट्रिकल ट्राइंगल जो कि न्यूट्रल है। हमने साथ ही ये स्टडी किया कि इनकी साइकोलॉजी क्या है, आखिर ये फॉर्म क्यों होते हैं, और आप इनको प्रॉपरली ट्रेड किस तरह कर सकते हैं। अब आप जाएं इन पैटर्न्स को मार्केट में बैक टेस्ट करें ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, क्योंकि मेरा तो यही मानना है कि नॉलेज इज नॉट पावर until executed।